क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलो की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि हमें जब भार निकालना रहता है या क्या नाम है द्रव्यमान निकालना रहता है या फिर जी निकालना रहता है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, W = m × g। ठीक, हमें इसमें लिख के दिया, अगर कुछ नहीं भी कहा रहता और सीधा चंद्रमा पर भार पूछा होता तो हम पृथ्वी का भार निकालते और उसका 1/6 कर देते। लेकिन हमें यहाँ पे लिख के दिया कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल कितना है, 1/6 गुना 1/6 है। अगर ये लाइन नहीं भी कही होती तो हम 1/6 करते, पहले पृथ्वी का भार निकालते फिर उसका 1/6 कर देते। जो जो चीज दिया है वो चीज लिख लेते। क्या क्या दिया है हमें, द्रव्यमान। देखो किलो में कोई भी चीज दी रहती है वस्तु का तो वो क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमें दिया है, कितना दिया है, वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, m। मास कितना दिया हमें, 10 kg 10 kg। आगे क्या बोला हमसे कि गुरुत्वीय बल 1/6 है और कुछ नहीं दिया, लेकिन हम निकाल रहे पृथ्वी पे बल। पृथ्वी पे मैंने आपको बताया है कि छोटे जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर बता रखा है मैंने। पृथ्वी पर छोटे जी का मान कितना होता है, 9.8। तो लिख लेंगे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगर हमको ये नहीं दिया है तो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे अगर हमें दिया होगा तो ये मोस्टली हमें ज्यादातर 10 दिया रहता है। ठीक, यहाँ पे राउंड फिगर नहीं दिया रहता, पॉइंट में कुछ दिया रहेगा भार, और ये हमें 10 दिया रहता है। अगर कुछ नहीं दिया तो हमें पता है, क्योंकि हमने त्वरण का क्वेश्चन कर चुके हैं, छोटा जी का मान हमें पता है, उसका गणितीय मान कितना होता है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि अगर ये केजी में दिया है इसलिए ये द्रव्यमान है। अगर हमें यहाँ न्यूटन में दिया रहता तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये क्या है, भार है। ठीक, और ये हमें त्वरण कहीं दिया नहीं है, उसने बोला चंद्रमा तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार निकालो, यानी कि हमसे W निकालने के लिए बोला है। तो हमने m भी निकाल लिया, m तो खैर हमें दिया ही था, और g हमें पता है। हम भार निकालेंगे तो पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार यानी कि क्या निकाल रहे हैं हम, W। W का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा m गुना त्वरण, m × g लिख लो। ठीक, या तो द्रव्यमान गुणा त्वरण लिख लो या फिर m × g लिख लो। तो हम m × g लिख लेते हैं, m × g। m हमें कितना दे रखा है, 10 kg। कितना दे रखा है, 10 kg। और त्वरण कितना दे रखा है, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट हटा देंगे, पहले इसको ऐसे का ऐसे लिख लेते हैं, 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब क्या है, ये नीचे है। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 से 10 कट गया, ये कितना बन गया, 98। कितना बन गया, 98 98। इससे इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, ये न्यूटन बन जाता है। ये निकल गया पृथ्वी में भार। अगर हमें ये लाइन नहीं दी रहती, 1/6 गुना होता है गुरुत्वीय बल चंद्रमा पे, तब भी सीधा हमसे अगर ये पूछा होता कि चंद्रमा पर भार निकालना है, पृथ्वी पे भी निकालो और चंद्रमा पे भी निकालो। हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये बताया था कि चंद्रमा पे भार कितना होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ये लाइन कभी कभार पेपर में नहीं देगा, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देगा, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना, ये लाइन बिल्कुल हटा देगा। आपको बोलेगा एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा, और क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे 3 मार्क्स। क्या दे देगा, 3 मार्क्स। अब आप बैठ के सोचते रहोगे कि इतने छोटे क्वेश्चन को 3 मार्क्स में करे कैसे।
ठीक, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे केजी में दिया है इसलिए क्या हुआ ये द्रव्यमान। फिर इसने बोला पृथ्वी पर न्यूटन में भार निकालो, तो पृथ्वी का हमें गुरुत्वीय त्वरण पता होना चाहिए, कितना 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद भार का हमने कल फॉर्मूला किया था, भार का फॉर्मूला क्या होता है, W = m × g। हमने m की वैल्यू पुट करी, g की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करा, हमारा भार आ गया पृथ्वी का। आगे हमसे बोला चंद्रमा का भार, तो चंद्रमा का भार निकालने के लिए क्या करेंगे, चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पे वस्तु का भार क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, जो भी हमारा पृथ्वी पर भार है उसका क्या हो जाएगा 1/6, तो 1/6 कर देंगे, 1/6 वेट अर्थ का। ठीक, जो भी वेट है अर्थ का उसका 1/6, तो हमारा अर्थ का वेट कितना है 98, तो 1/6 × 98 न्यूटन। है समझ में, यहां तक समझ में आया ना, रफ कर दो आगे। देखो इसके आगे कर रहे हैं हम, कितना दे रखा हमें 98, हमने लिख लिया यहाँ पे। आंसर कितना आया था हमारा 98 आ गया था, तो कैलकुलेशन करेंगे 1/6 × 98 न्यूटन आया है, कैलकुलेशन करेंगे, कट रहा है क्या, काट लो, 6 × 1 = 6, बचा 3, 6 × 6 = 36, पॉइंट लगा, बचा 2, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, तो कितना आ गया 16.3333 चलता जाएगा, तो यही छोड़ देते हैं। कितना आ गया 16.33 न्यूटन। आई बात समझ में, पक्का, तो लिख देंगे आता पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। अभी हमने निकाला ना, कितना निकाला 98 न्यूटन। और चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना आया 16.33 न्यूटन। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है, पृथ्वी के अपने अक्ष के परित घूमने के कारण छोटे जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उस पे घूमने के कारण जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहा है, पृथ्वी अपनी अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर कह रहा है पृथ्वी के अपने अक्ष के परित घूमने के कारण जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण जो जी का मान है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऑप्शन बी में हमसे क्या बोला था कि अगर बंद कर दे घूमना तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त जो पृथ्वी के ध्रुव हैं उनके अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ध्रुवों पे कोई बदलाव नहीं होता, कभी भी किसी भी चीज का ध्रुवों पे कोई बदलाव नहीं होता। तो ध्रुवों को छोड़कर क्या नाम है, जी का मान हर स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होगी। जो भूमध्य रेखा होगा सेंटर पे सबसे ज्यादा वहां पे वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण बताइए। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण बताना है तो केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। जब बंद कर देगी पृथ्वी घूमना तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अभी तो पृथ्वी घूम रही है ना, तो उस टाइम गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, 0। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, थ्योरी में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पेपर में। जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से वो ज्यादातर प्रैक्टिकल बनता है और एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आएगा। ठीक, अगर 3 नंबर में थ्योरी में क्वेश्चन आया तो बड़ा मुश्किल है कि एक क्वेश्चन आए, 2 पार्ट में आएंगे। अगर 3 नंबर में आएंगे तो उसमें से एक प्रैक्टिकल हो सकता है और एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन थ्योरी में आएगा तो बड़ा मुश्किल चांस है कि 2 क्वेश्चन मतलब अकेला क्वेश्चन आ जाए पूरा। ठीक, या तो डिफरेंस का आएगा कि अंतर बताइए, तीन बिंदु में अंतर बताइए, तो 3 नंबर का हो सकता है। वरना इस चैप्टर में से बड़ी मुश्किल से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर बनेगा तो प्रैक्टिकल बनेगा, तो कोशिश करना कि प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो।
तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? 0। अगला हमसे क्या बोला है? मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? तो आंसर लिख देंगे, बंद कर दो। हमने पूछा था मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है, चाहे तो हम उसकी डेफिनेशन लिख के छोड़ देते, लेकिन 2 नंबर नहीं मिलते, एक ही नंबर मिलता। थोड़ा बहुत उसके बारे में और बताना पड़ेगा। तो डेफिनेशन लिखा सबसे पहले हमने, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में पतन, पतन मतलब क्या होता है? गिरना, मुक्त पतन कहलाता है। कह रहा है कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ जब गिरती है और बिल्कुल उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा, दबाव नहीं लगाया जा रहा, ना उसको खींचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं? मुक्त पतन। मुक्त पतन में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब वो ऊपर से गिर रही होती है तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी ऊंचाई से वो गिर रही है नीचे तक उतनी ही स्पीड से गिरेगी। कह रहा है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ ही तो गिर रही है, नीचे की तरफ ही गिर रही है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोला है? सोने का आपेक्षिक घनत्व 19.3 है, जल का घनत्व 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तब सोने का घनत्व SI मात्रक में दीजिए। सोने का क्या पूछा? घनत्व। हमें दिया क्या है? सोने का आपेक्षिक घनत्व दिया है और जल का घनत्व दिया है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को ध्यान से देखो। इसमें हमें आपेक्षिक घनत्व दिया है और इसमें हमें क्या पूछा? घनत्व। और जल का क्या दिया है? घनत्व दिया है कि आपेक्षिक घनत्व दिया है? घनत्व दिया है। हमसे पूछा गया सोने का घनत्व। जो जो चीज दी है पहले वो लिख लेते हैं। दिया क्या हमें? सोने का आपेक्षिक घनत्व। सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया? 19.3। जल का घनत्व दिया है, कितना दिया है? जल का घनत्व कितना दिया है? 10 क्यूब। 10 क्यूब की जगह मैं सीधा 1000 लिख लूं। 10 क्यूब का मतलब क्या होता है? 10 क्यूब का मतलब क्या होता है? यानी कि 10 को 3 बार लिखना है। 10 को 3 बार लिखेंगे तो 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1000। ठीक, तो सीधा मैं 1000, चलो 10 क्यूब लिख लेता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी जब 1000 लिखेंगे। क्या आएगा? 10 क्यूब किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, SI मात्रक में बोला है तो SI मात्रक में निकाल के छोड़ देंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी हमें। निकालना क्या हमें? सोने का घनत्व। तो सोने का घनत्व निकालते हैं। सोने का घनत्व। देखो करने का तरीका क्या कहता है? करने का तरीका ये कहता है कि जो जो चीज आपको दिया है पहले वो चीज लिख लो। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? जो चीज हमें निकालना है वो चीज लिखो, उसके बाद सोचो कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो हमें ये दिया आपेक्षिक घनत्व और जल का घनत्व। सोने का घनत्व निकालना है हमें, ये हमें निकालना है। हमें आपेक्षिक घनत्व दिया, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व। हमने यही किया ना, जो जो चीज हमें दी थी हमने पहले वो चीज लिख लिया, हमने जो चीज निकालना है हमने वो भी लिख लिया। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं हम आपेक्षिक घनत्व का, तो क्या लिखेंगे? आपेक्षिक घनत्व सोने का घनत्व, सोने का घनत्व बटे में जल का घनत्व, जल का घनत्व। अब इसमें जो जो चीज हमें दिया है उसकी वैल्यू पुट करते जाओ, जो चीज नहीं दिया उसको ऐसे ही छोड़ दो। आपेक्षिक घनत्व हमें दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 19.3। इसकी जगह लिख देंगे 19.3। सोने का घनत्व दिया है, बोलोगे नहीं भैया सोने का घनत्व नहीं दिया, ये तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। सोने का घनत्व, सोने का घनत्व हमें निकालना है। जल का घनत्व दिया है, कितना दिया है जल का घनत्व? 10 की क्यूब।
कितने दिए 10 की क्यूब, 10 की क्यूब केजी पर मीटर क्यूब, ये दिया है ना हमें। ठीक, हमें ऐसा ही मात्रक में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सोने का घनत्व, ऐसा ही मात्रक में निकालना है। तो यानी कि कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो क्या आएगा 19.3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, क्या आएगा 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये तो इसका पहला पार्ट हुआ। ऑप्शन बी में हमसे क्या बोला गया, दाब को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दाब को प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं हमसे, तो दाब को प्रभावित क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा हम किसी सरफेस पे खड़े हैं, कह रहा है वहां पे अगर हम खड़े हैं तो खड़े पे हमारा बल ज्यादा लगेगा, या अगर हम लेट जाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, या फिर हम एक पैर पे खड़े होंगे तब ज्यादा बल लगेगा, या फिर किस तरीके से बल ज्यादा लगेगा। तो ये कुल मिला के हमसे इस तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, दाब को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, कि हमारा दाब को प्रभावित क्या कर सकते हैं। दो कारक, कम से कम दो कारक तो लिखते हैं। तो एक तो होगा उसका क्षेत्रफल, दूसरा उस पर लगाया गया बल। पहला कारक क्या लिखेंगे, सतह का क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर बल कम पड़ेगा। मान लो मैं इतनी सी जगह में खड़ा हूं, ठीक, मैं इतनी सी जगह में खड़ा हूं, ठीक, तो इसके ऊपर बल ज्यादा लगेगा। अगर मैं इसी क्षेत्रफल को बढ़ा के इतना कर देता हूं तो अब ये बल इसके पूरे के ऊपर कवर होगा ना, इस पूरे के ऊपर कवर होगा। अगर मैं इस क्षेत्रफल को बढ़ा के पूरा इतना कर देता हूं तो ये बल इस पूरे के ऊपर लगेगा। आ रही बात समझ में। तो हमारा पहला कारक क्या पड़ता है, सतह का क्षेत्रफल। दूसरा कारक क्या होगा, लगाया गया बल, कि उस पर बल कितना लगाया जा रहा है। तो दूसरा कारक क्या बनेगा, लगाया गया बल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 क्यूब किलोग्राम मीटर -3 है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। अच्छा, एक चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना। कभी आपने देखा होगा मैंने ऐसे लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी ऐसे लिख दिया 9.8 मीटर सेकंड की पावर -2। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब क्या है, 9.8 मीटर ये ऑब्लिक लगाया ना, यानी कि सेकंड स्क्वायर नीचे है, ठीक। तो अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, तो क्या होगा 9.8 मीटर सेकंड -2, ठीक। हमें इसमें दे रखा है, चाहे तो आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, 10 की पावर 3 केजी ऑब्लिक लगा सकते हो। और मीटर -3 है ना, अब ये मीटर -3 में नहीं रहेगा, सिर्फ 3 रहेगा। आई बात समझ में। यहाँ से माइनस गायब हो गया, क्योंकि उस माइनस की जगह क्या आ गया, ऑब्लिक आ गया। अगर ये ऑब्लिक नहीं लगाओगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्या लिखोगे, केजी -3, क्योंकि पावर माइनस में होती है जब ऊपर जाती है डिजिट। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आया समझ में। कभी कभी आपने देखा होगा पावर माइनस में आ रहा है, कभी प्लस में आ रहा है, इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना। चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है हमें, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया, 10.8, और फिर इसके बाद पानी का घनत्व दिया। सेम क्वेश्चन है अभी सोने वाले की तरह, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 9, सेम उसी की तरह है, चांदी का दे दिया बस। आएगा समझ में। इस चैप्टर में से जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। 3 नंबर में जो भी इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कर लिए। अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो इस वीडियो को देख लो, उसके अलावा आपको कोई भी इस चैप्टर में से करने की जरूरत नहीं है। करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आपको अगर इस चैप्टर में से कुछ करना है तो आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक। क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इसके अलावा बहुत मुश्किल चांस है कि प्रैक्टिकल आपके में आ जाए। अगर आपको फिर भी लगता है तो बुक की रीडिंग जरूर करना, एक बार बुक की रीडिंग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन क्या बोला हमसे, चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व इतना है,
वही सेम सोने वाले की तरह करेंगे। चांदी हमें दिया गया है चांदी का अपेक्षित घनत्व। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना दिया है? 10.8। पानी का घनत्व कितना दिया है? पानी का घनत्व कितना दिया है? 10³ kg मीटर -3। ठीक, हमसे बोला क्या निकालने के लिए? ऐसे ही मात्रक में चांदी का घनत्व निकालिए। क्या होगा? तो ऐसा ही मात्रक में निकालना है। किसका निकालना है? चांदी का घनत्व। यहाँ लिख लेते हैं, निकालना क्या हमें? चांदी का घनत्व। ये निकालना है हमें। जो चीज हमें दिया था वो चीज हमने लिख लिया, जो हमें चीज निकालना हमने वो भी लिख लिया। अब करना स्टार्ट करते हैं। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा? पानी का चांदी का घनत्व अपॉन में, अगर सोने का दिया होगा तो सोने का लिख देंगे, चांदी का दिया होगा तो चांदी का लिख देंगे। चांदी का घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व। चांदी का घनत्व हमें दिया है? नहीं दिया। आपेक्षिक घनत्व दिया हमें? नहीं दिया। आपेक्षिक घनत्व दिया है। ठीक, ध्यान से देखना। आप फटाफट बोलते जाओगे ये चीज नहीं दी, वो चीज नहीं दी, तो फिर करेगा कौन? आराम से तसल्ली से देखो हमें दिया क्या क्या चीज है। आपेक्षिक घनत्व दिया, इसकी जगह लिख देंगे 10.8। चांदी का घनत्व हमें नहीं दिया, ये चीज हमें निकालने के लिए बोली है। चांदी का घनत्व लिखेंगे चांदी का घनत्व अपॉन में पानी का घनत्व दिया हमें? दिया है 10³ kg मीटर क्यूब। हमें ऐसा ही मात्रक में निकालने के लिए बोला है, इसलिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चांदी का घनत्व ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे चांदी का घनत्व। चांदी का घनत्व कितना हो जाएगा? 10.8 मल्टीप्लाई में 10³ kg मीटर क्यूब। अगर आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत हो रही है तो एक दो बार, कम से कम 1-2 बार तो करो, उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, फिर उसके बाद खुद करके देखो। अगर फिर भी नहीं आ रहा, दोबारा वीडियो उठाओ, वीडियो को देखो, फिर दोबारा करो। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल समझ में आने लग जाओ। और जितनी बार भी करो, हर बार समझ के करो। ये नहीं कि फटाफट वीडियो देखा और लिख लिया। जितनी बार भी करो, हर बार समझ के करो। अगला पार्ट हमसे क्या बोला है? किसी सतह पर दाब घटाने के 2 तरीके सुझाइए। अभी मैंने बताया था कि अगर हमको दाब घटाना होगा तो क्या करेंगे? या तो सरफेस को बड़ा कर दो, एक तो ये तरीका हो सकता है ना। अभी बताया था मैंने, दाब घटाने के 2 तरीके सुझाएंगे। तो पहला क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल में वृद्धि करके, दूसरा जल का परिमाण घटाकर। ठीक, 3 नंबर के आपके जितने भी इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर लिए। थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, वो सारी चीज करवा दी मैंने। अब नेक्स्ट हम 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।